सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आज से हम 11th क्लास फिजिक्स का एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है 11th क्लास फिजिक्स का। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट थॉर्म्स हम इस यूनिट में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने बेसिक 3 लॉज डिस्कस किए हैं। इसी तरह इस यूनिट में हम बेटा बेसिक 3 थ्योरम्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड वर्क वो डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इसकी बेटा हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आप याद रखेंगे कि जनरली क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, 2 तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। एक मेथड है बेटा फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में हम यूजुअली लॉज ऑफ मोशन जो में हमने 3 लॉज पढ़े हैं उनको यूज करते हैं। और दूसरा मेथड है हमारे पास बेटा एनर्जी मेथड। और एनर्जी मेथड से हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो वी यूज एक्चुअली द थ्योरम्स व्हिच आर रिलेटेड टू एनर्जी एंड वर्क। सो दिस यूनिट इज एज इंपॉर्टेंट एज वाज लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, पावर, एनर्जी, दीज आर एक्चुअली one of the fundamental units of classical mechanics or you can say 11th class physics। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स हमने बेटा वर्क, लॉज ऑफ मोशन में अभी स्किप किए हुए हैं, जैसे सर्कुलर मोशन हमने नहीं पढ़ा है, तो वो सर्कुलर मोशन हम इसी वर्क, पावर, एनर्जी में पढ़ेंगे। इनफैक्ट इसके बाद हम एक यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, वी कॉल दैट रोटेशनल डायनेमिक्स, और उसी रोटेशनल डायनेमिक्स में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वर्क, पावर, एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले अंडरस्टैंड होना जरूरी है, वो पता होना जरूरी है। इसलिए वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ने के बाद ही हम सर्कुलर मोशन बेटा अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से। जहां तक इस यूनिट का ताल्लुक है, सवाल है बेटा, इसमें हम सबसे पहले वर्क डिस्कस करेंगे। वर्क क्या होता है, वर्क के रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे, वर्क के रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेटा एनर्जी पे आएंगे और यहाँ पे एनर्जी के रिलेटेड हम बेटा 3 एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर बेटा हम करेंगे काम, हम वर्क और एनर्जी जो है इनको रिलेट करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास 3 थ्योरम्स है, 3 रूल्स है हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे, उनको हम वर्क एनर्जी थ्योरम्स कहते हैं। पहली थ्योरम हमारी होगी वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, दूसरी थ्योरम हमारी होगी वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, और तीसरी थ्योरम हमारी होगी वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। बेटा ये सब पढ़ने के बाद हम लास्ट में पावर डिस्कस करेंगे। पावर, तो कुल मिला के ये जो यूनिट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक लॉज फिजिक्स के स्टडी करने वाले हैं और इनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। और जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ताल्लुक है, जैसे नीट या जेई, दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एन इजी, रिलेटिवली इजियर यूनिट, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स एज फार एज दोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। ठीक है बेटा, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल एंड एट द कॉम्पिटिटिव लेवल। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज वर्क। बेटा हम वर्क डिस्कस करेंगे कि ये वर्क जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसको हम वर्क कहते हैं, फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब है। तो बेटा इस वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में है वो एक्सप्लेन करेंगे हम। पहले याद रखेंगे कि इस वर्क का आप जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, अंग्रेजी मतलब, या जो आप निकालते हो कि काम करना, फिजिक्स में वर्क का मतलब काम वाम नहीं होता। फिजिक्स में वर्क इज बेसिकली ए प्रोसेस, दिस इज अ फिनोमिना। ये जनरल कॉन्सेप्ट आप याद रखो बेटा। वर्क एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस एंड this is actually the basic concept of the work।
बेटा अगर आपको एक सिस्टम या एक बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर करनी है ना दूसरी बॉडी से दूसरी बॉडी को, एक सिस्टम से एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी है टू द अदर सिस्टम, देयर आर एक्चुअली वेरियस मेथड्स। आप बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनसे आप ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर सकते हो, पर एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो मेथड जिस मेथड में आप फोर्स के जरिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। और जब फोर्स के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है ना फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वी कॉल दैट वर्क, उसको हम वर्क कहते हैं। सो सिंपली आप याद रखेंगे पहला पॉइंट नंबर 1, वर्क इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर। वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसका मतलब है कि वर्क जो है इसमें फोर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि आपने लिखा कि वर्क का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज इट इज एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर करना फोर्स के जरिए, तो इसका मतलब है कि फोर्स ही वर्क करता है। सो यू कैन से दैट वर्क इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की एक एप्लीकेशन है वर्क करना। वर्क करने का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर करना। फाइन, पर इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो एनर्जी है ये कब ट्रांसफर होगी। फोर्स तो ट्रांसफर करेगा, पर कब फोर्स एनर्जी कब ट्रांसफर कर सकता है, इसके लिए आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं एनर्जी ट्रांसफर कर लूं फोर्स के जरिए, तो उसके लिए याद रखना बेटा इस बॉडी पे फोर्स एक्ट होना चाहिए। अब ये फोर्स कौन एक्ट करेगा, ऑब्वियसली कोई दूसरी बॉडी फोर्स एक्ट करेगी। अब मैंने दूसरी बॉडी नहीं दिखाई, मैंने खाली फोर्स दिखाया। जब ये फोर्स इस बॉडी पे एक्ट करता है तो एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन है कि ये बॉडी बेटा डिस्प्लेस होनी चाहिए। दिस बॉडी शुड मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन टू द अनदर पोजिशन। दिस बॉडी शुड गेट डिस्प्लेस्ड। जब तक ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी तब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। सो कंडीशन है एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए, कंडीशन है कि एक बॉडी पे फोर्स एक्ट करना चाहिए और उस फोर्स के जरिए ये बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। जब ये बॉडी डिस्प्लेस होगी, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, ये डिस्प्लेस हो गई। एक और पॉइंट याद रखना है कि ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां, फॉर एग्जांपल दिस डिस्प्लेसमेंट इज एस। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स। दिस डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जाके आप कह सकते हैं कि आपकी वर्क डन हो गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। फिर से देखो बेटा, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए फोर्स कब एनर्जी ट्रांसफर करता है या वर्क कब डन होगी, व्हेन यू से दैट द वर्क हैज बीन डन। इसके लिए कंडीशन है कि पहली कंडीशन है कि बेटा वर्क कौन करता है, एनर्जी ट्रांसफर कौन करता है, फोर्स। तो जिस बॉडी को आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है उस बॉडी पे फोर्स एक्ट करना चाहिए और वो फोर्स जो है इस बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहिए। दिस फोर्स मस्ट डिस्प्लेस दिस बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। अगर ये इस फोर्स के जरिए डिस्प्लेस हो गई तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वर्क हो गई भाई, वर्क डन हो गई। पर एक बात याद रखनी है कि जब ये डिस्प्लेस होगी ना बेटा, डिस्प्लेस होने के दौरान आपका जो फोर्स है दिस शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा ना डिस्प्लेसमेंट को तो वर्क डन नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। सिंपली याद रखेंगे फोर्स तब जाके एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है जब ये बॉडी को डिस्प्लेस करवाता है। जब भी फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करवाएगा तो आप याद रखेंगे इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। या तो फोर्स एनर्जी दे रहा है या तो फोर्स एनर्जी ले रहा है, या तो बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होगी या तो बॉडी की एनर्जी डिक्रीज होगी। ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रही है, दिस इज ऑल डन बाय द फोर्स। और जब एनर्जी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ फोर्स वी से दैट द वर्क इज बीइंग डन।
मगर एक कंडीशन है, एक पॉइंट है जहां पे वर्क डन नहीं होगी, एंड वो ये है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट को होगा परपेंडिकुलर। अगर बॉडी डिस्प्लेस हो भी रही है बट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, बेटा उस केस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती और हम कहते हैं कि वर्क वहां पे डन नहीं होगी। तो फाइन, सो बताओ बेटा सबसे पहले व्हाट इज वर्क डन। सो वर्क इज एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स। नंबर 1, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब कहेंगे वर्क डन हो गई, व्हेन यू से दैट वर्क हैज बीन डन। इसके लिए द आंसर इज दैट वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स a body is displaced from one position to another. Work is said to be done when due to the application of force a body is displaced from one position to another, provided this force is not perpendicular to the displacement. Fine, शाबाश। अब मुझे बताओ बेटा, चलो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका अंडरस्टैंड कर लिया कि वर्क का बेसिक मकसद क्या है, मतलब क्या है, और कब कहते हैं हम कि वर्क जो है ये डन होगी, कब फोर्स वर्क डन करता है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ कि वर्क के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो है फोर्स, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं होगा वर्क डन नहीं होगी। ठीक है बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बेटा जब तक फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तब तक वर्क डन नहीं होगी। अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है पर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, वर्क नहीं होगी डन बेटा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। कंडीशन है जरूरी कि फोर्स एक्ट करना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। सो यू नीड फोर्स बिकॉज वर्क इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क फोर्स ही तो करता है, और कब करता है, जब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। मगर इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, एंड दिस एंगल शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। What is this theta? This is the angle between force and displacement, and this theta should not be equal to 90 degree. 90 डिग्री के अलावा जो भी इसका वैल्यू है कोई प्रॉब्लम नहीं। It can have any value, 0 degree, 30 degree, it can have any value, 180 degree, 120 degree, but the value of angle between force and displacement should not be 90 degree. क्योंकि जब 90 डिग्री एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तब जाके उस केस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। जब एनर्जी नहीं हो रही है ट्रांसफर, तो देन वी डोंट कॉल दैट वर्क डन। ठीक है, तो बेटा बताओ मुझे इन तीनों को मिला के मैथमेटिकल डेफिनेशन जो वर्क की बन जाती है, जो फॉर्मूला बनेगी वर्क की, उसमें फोर्स आएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी और उसमें बेटा थीटा आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के जो मैथमेटिकल डेफिनेशन बन जाती है, वी से दैट वर्क इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, एंड यू नो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को जब आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो वहां जो रिजल्ट निकलेगा, दैट रिजल्ट कैन आइदर बी अ वेक्टर और दैट कैन बी अ स्केलर। अगर दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट स्केलर आ जाता है, उसको आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हो, and that is represented by putting a dot between two vectors. देखो बेटा ये दो वेक्टर्स हैं, इनको आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वहां से जो आंसर आएगा वो स्केलर है। अगर आप दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करोगे और वहां से जो रिजल्ट आएगा, अगर वो वेक्टर आ गया, फिर उस प्रोडक्ट आपको आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हो। ठीक है बेटा, तो आप फिलहाल याद रखेंगे वर्क, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वर्क की, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज बेसिकली अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क। डेफिनेशन तो यही है, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर, बट हाउ डू यू कैलकुलेट वर्क? यू कैलकुलेट वर्क बाय फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको पता है बेटा W विल बी इक्वल टू F डॉट S का क्या मतलब है, F इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो इसका मतलब है अगर ये बॉडी है बेटा, इस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंड लेट अस सपोज दिस बॉडी गेट इज डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन। यहां से यहां तक पहुंच गई ये बॉडी, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस सपोज दैट इज S, एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेट अस सपोज दैट इज थीटा। अगर आपको यहां से यहां
इस पोजीशन से, पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक अगर आपको वर्क कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क की जो फॉर्मूला है दैट इज एफ डॉट एस। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। बेटा इस वर्क के ऊपर हम एरो क्यों नहीं रखते? बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, force is a vector, displacement is a vector, but the dot product of these two is a scalar. So work is a scalar quantity, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे, आप फोर्स का वैल्यू देखेंगे कितना है, हाँ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ठीक है, फिर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से आराम से देख सकते हैं बेटा, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, What is this theta? This is the angle between force and displacement. अगर इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, सो cos ऑफ 90 डिग्री इज 0, तो वर्क डन का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। फाइन। सो मैथमेटिकली वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड आई होप कि आपने ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा, चलो अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि मैथमेटिकली this work is the dot product of force and displacement, so that is equal to the magnitude of force multiplied by the magnitude of displacement and multiplied by the cos of theta between the force and the displacement। ठीक है बेटा। अब देखो मैथमेटिकली इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है आप याद रखेंगे, दिस थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 180 डिग्री, ये याद रखेंगे आप। थीटा का जो वैल्यू है ना, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो इस हिसाब से हम इसके तीन एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आराम से देखो बेटा, अब अगर आपको वर्क कैलकुलेट करनी है, आपके पास फॉर्मूला है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। एक बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका वैल्यू देखो, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई उसका मैग्नीट्यूड देखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इन तीनों का वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो एक और चीज यहां पे याद रखेंगे, अगर आप यूनिट देखेंगे वर्क का, यूनिट, वर्क का यूनिट अगर आपको क्या है यहां से देखना है तो क्या निकलेगा बेटा, वर्क का यूनिट, फोर्स का यूनिट मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या बेटा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बेटा, मीटर। अब cos थीटा तो नंबर है, इसका यूनिट नहीं होता, सो द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। अब इस न्यूटन मीटर को हम बेटा कहते हैं जूल, वी कॉल दिस एज जूल। ठीक है, सो द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड 1 जूल इज एक्चुअली इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है बेटा, ये इसका ऐसा यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट इसका देखेंगे आप, सीजीएस यूनिट, तो न्यूटन के बदले बेटा डाइन आएगा, क्योंकि फोर्स का एक और यूनिट है सीजीएस यूनिट, वी कॉल दैट डाइन, और मीटर के बदले सेंटीमीटर आएगा। तो सीजीएस यूनिट जो है वर्क का दैट इज डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर नहीं, डाइन सेंटीमीटर, और इसको हम फिजिक्स में बेटा कहते हैं अर्क, वी कॉल दिस एज अर्क। सो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, एंड अर्क इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। अब वर्क और एनर्जी तो सेम है ना, बिकॉज वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर, सो वर्क एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एनर्जी। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज वर्क। सो वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम यूनिट्स। फाइन। अब देखो बेटा, मैथमेटिकली इस इक्वेशन के तीन एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे बेटा, अगर इस थीटा का वैल्यू होगा फ्रॉम 0 डिग्री, अगर डायरेक्टली लिखेंगे बेटा, अगर थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री, तीन इंपॉर्टेंट केसेस होंगे, और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बेसिक केसेस हैं बेटा। थीटा अगर इक्वल टू 0 डिग्री होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन। तो ऐसे देखो बेटा, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो cos ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, cos 0 विल बी इक्वल टू 1। थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos थीटा का वैल्यू बेटा 0 निकलेगा। थीटा अगर 180 डिग्री है तो cos ऑफ थीटा का वैल्यू -1 होगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना बेटा, आपको पता होगा ये। तो इन तीन केसेस में आंसर्स क्या निकलेंगे,
बेटा यहाँ पे आंसर निकलेगा W, वर्क विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ 1 देंगे तो वर्क का वैल्यू निकलेगा एफ इंटू एस। ठीक है, तो बेटा यहाँ वर्क का वैल्यू निकलेगा 0 और यहाँ वर्क का वैल्यू जो है वो निकलेगा एफ इंटू एस कॉस थीटा का -1 आएगा तो ये बनेगा माइनस एफ एस। ठीक है बेटा, सो बेटा मैक्सिमम अगर आप देखेंगे वर्क का जो वैल्यू है इट रेंजेस फ्रॉम एफ एस टू माइनस एफ एस। सो एफ एस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन, maximum value of work done and minus fs is the minimum value of work done। ठीक है बेटा, तो वर्क जो है इसका जो रेंज है ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का रेंज है। इफ द रेंज ऑफ दिस वर्क डन इज फ्रॉम माइनस एफ एस टू प्लस एफ एस। अगर एंगल 0 डिग्री है तो वर्क इज सिंपली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल 180 डिग्री है तो वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एफ एस, और अगर थीटा 90 डिग्री है देन वर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, शाबाश। अब बेटा देखो इसी सिनेरियो में हम और कुछ केसेस डिस्कस करेंगे इसी कैलकुलेशन के लिहाज से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है कि अगर आपका थीटा बेटा लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा हो गया अगर आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तीसरा हो गया अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सो एक्चुअली दिस इज अ रेंज। इसका मतलब है अगर आपका थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री है एंड लेस देन 90 डिग्री है, ये एक केस बन गया आपका। दूसरा केस बन गया अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, और तीसरा केस बन गया अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है पर लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब कुछ भी वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री कोई भी वैल्यू अगर थीटा का है, फॉर एग्जांपल थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, 90 से कम है, तो आपको याद है मैथमेटिक्स में जो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आएगा बेटा वो पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। जो भी कॉस का वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। कॉस का जो वैल्यूज है दैट रेंजेस फ्रॉम -1 to 1 इंक्लूडिंग 0। मगर अगर बेटा थीटा का वैल्यू 90 से कम है ना तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा इज पॉजिटिव, कॉस 40 इज पॉजिटिव, कॉस 60 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉस पॉजिटिव तब आता है जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ये फोर्स है, दिस इज एफ एंड दिस इज एस, ठीक है, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम। एज लॉन्ग एज दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव। अगर कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा, अगर कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर इसका मतलब आपकी वर्क आएगी पॉजिटिव। जो वर्क डन होगी बेटा उसका वैल्यू भी पॉजिटिव निकलेगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब आएगी? व्हेन इज वर्क done positive? When the angle between force and displacement is less than 90 degree। तो यहां पे इस केस में आप लिखेंगे work done will also be positive। ठीक है, शाबाश। अब अगर बेटा थीटा 90 डिग्री है तो सिंपली वर्क डन जो है वो 0 आएगी। ठीक है, इस केस में। अब अगर बेटा एंगल जो है इट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है s और ये ऐसे है फोर्स। ठीक है बेटा, दिस कैन ऑल्सो बी अ केस। एक बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे थीटा का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो बेटा याद रखेंगे जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है ना तो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो नेगेटिव आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है देयरफॉर जो आपकी वर्क डन होगी वो भी नेगेटिव आएगी, वर्क डन विल आल्सो बी नेगेटिव। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप याद रखेंगे ये जो वर्क डन है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव। जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, इसका वैल्यू 10 जूल भी आ सकता है, इसका वैल्यू -10 जूल भी आ सकता है, इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है। तो टेक्निकली आप याद रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है।
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो आपकी वर्क जब आप कैलकुलेट करते हैं वो पॉजिटिव आ जाती है। अगर 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल तो जीरो आएगी, वर्क तो डन नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी एनर्जी। इसी तरह अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 190 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से लेके 180, क्योंकि मैक्सिमम थीटा का वैल्यू 180 हो सकता है, तो अगर आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है, 120 है, 130 है, 140 है, 135 है, 150 है, जो भी है, तब जाके जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे ना बेटा वो वर्क आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो आप याद रखेंगे वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क कब होती है? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, एंड नेगेटिव वर्क कब होती है? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है बेटा। और जीरो वर्क कब होती है? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली जीरो, 90 डिग्री। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दिस इज एक्चुअली वर्क इज आइदर डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। कभी बॉडी एनर्जी गेन करेगी, कभी लॉस करेगी। अगर वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव निकलता है तो बेटा इसका मतलब है द एनर्जी हैज बीन गेन्ड। अगर वर्क डन का वैल्यू बेटा नेगेटिव निकलता है, इसका मतलब है एनर्जी हैज बीन लॉस्ट। सिंपल बेसिक मतलब है इसका, बेसिक डेफिनेशन है। सो क्योंकि आपने पढ़ा ना, वर्क इज एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर। सो ट्रांसफर का मतलब है या तो गेन होगी या तो लॉस होगी। इसीलिए मैथमेटिकली अगर पॉजिटिव वर्क डन आ जाती है तो इसका मतलब है एनर्जी गेन होगी। इसकी एनर्जी यहाँ पे 20 जूल थी, यहां पे मैंने इसको लाया, अब 30 जूल है, तो इंक्रीज कितनी होगी? 10 जूल। इसका मतलब वर्क डन इज 10 जूल। अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है जिस एजेंट ने इसको यहां से यहां लाया है ना, उसने इसको एनर्जी सप्लाई की है, इस बॉडी ने एनर्जी गेन की है। अगर इसकी एनर्जी लॉस हो गई, इसका मतलब है जिस एजेंट ने इसको डिस्प्लेस करवाया है उस फोर्स ने इसकी एनर्जी जो है वो इसमें से ले ली है, इसमें से एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, इसकी एनर्जी लॉस हुई है। या तो एजेंट एनर्जी देगा, या तो फोर्स एनर्जी देगा, या तो फोर्स एनर्जी लेगा। अगर फोर्स एनर्जी दे रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, उसी को हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क। अगर फोर्स एनर्जी ले रहा है सिस्टम से, जैसे फ्रिक्शन यूजुअली फ्रिक्शन जब भी वर्क करता है तो जनरली वो नेगेटिव वर्क आ जाती है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एनर्जी लॉस करवाता है सिस्टम से, तो वहां जो बेटा वर्क डन आती है ना वो नेगेटिव आती है। आई होप कि ये इसके जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हो रहे हैं। शाबाश। चलो बेटा, अब आपने इक्वेशन के लिहाज से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे कि थीटा के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं और वर्क का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। अब देखो बेटा, एक और एस्पेक्ट है इसका, वर्क डन। ये जो वर्क डन है, अब मैंने आपको बताया बेसिकली वर्क डन इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क डन इज एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स। तो इसका मतलब है कि फोर्स का एक अहम और इंपॉर्टेंट रोल है वर्क में। इनफैक्ट वर्क जो है ये फोर्स ही करता है, फोर्स की एक एप्लीकेशन है, वो वर्क डन करता है। अब जो बेटा फोर्स है ना, फोर्स के लिहाज से वर्क डन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स दो तरह का हो सकता है। या तो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करता है जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो वर्क कर रहा है, या तो वो कांस्टेंट फोर्स होगा, या तो बेटा वो फोर्स जो वर्क कर रहा है वो वेरिएबल फोर्स होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। इनफैक्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कि जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो हम एक मेथड से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और जब वेरिएबल फोर्स होता है तो हम दूसरे मेथड से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। हालांकि कॉन्सेप्चुअली मेथड सेम है, दोनों मेथड्स में फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी, एंगल आएगी, दोनों मेथड्स में एनर्जी ट्रांसफर होगी, पर मैथमेटिकली मेथड्स आर स्लाइटली डिफरेंट। सो वर्क डन जब होती है बेटा तो हम ख्याल रखते हैं आइदर द वर्क इज डन बाय कांस्टेंट फोर्स, या तो कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है, और द वर्क इज डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, या तो वेरिएबल फोर्स बेटा वर्क डन कर रहा है। अब कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है? ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेन, सेल्फ
एक्सप्लेनेबल है कि वर्क कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा ये एक सरफेस है सपोज, एंड दिस इज अ ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट अगर इस फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी, तब जाके हम इसको कहते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब इसी तरह अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जब इस फोर्स ने इस बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, अगर ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, या आप कह सकते हो कि दैट दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम पे डिपेंड है, डिफरेंट टाइम डिफरेंट ड्यूरेशन पे डिफरेंट वैल्यू होगा फोर्स का, या आप कहेंगे दैट दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी एस, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी एनीथिंग। तो तब जाके इसको आप कहते हैं बेटा वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स जब दिया होता है तो डायरेक्टली वैल्यू होता है F इक्वल टू 10 न्यूटन, F इक्वल टू 40 न्यूटन। जब भी फोर्स का डायरेक्ट वैल्यू दिया होगा ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली दिया होगा, इसका मतलब है ये कांस्टेंट फोर्स है। और अगर आपको आपके पास फोर्स की इक्वेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल आपका दिया है F इक्वल टू 10t वाई टी इज द टाइम, इसका मतलब है ये वेरिएबल फोर्स है, फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। या कभी दिया होगा F इक्वल टू 3x स्क्वायर वायर x इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है फोर्स डिपेंड है डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंगली हम जब हमको वर्क डन कैलकुलेट करनी है, हमको सबसे पहले देखना है कि वर्क जो डन हो रही है ये कांस्टेंट फोर्स से हो रही है कि वेरिएबल फोर्स से हो रही है। ठीक है बेटा, तो पहले जो हम स्टडी करेंगे वी विल बी स्टडीइंग दिस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हम वेरिएबल फोर्स पे आएंगे, पहले हम कांस्टेंट फोर्स की वर्क डन स्टडी करेंगे। शाबाश। अब देखो बेटा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स से जब आपको वर्क कैलकुलेट करनी है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बेसिक डेफिनेशन में बताई है वही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करनी है। आपको फोर्स देखना है बेटा कितना है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट के साथ। दिस इज द फॉर्मूला विच यू यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसका क्या मतलब है, आपको फोर्स मल्टीप्लाई करनी है डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई करना है कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट फोर्स से जब आपको वर्क कैलकुलेट करनी है तो वो बेटा आप इस फॉर्मूला से करते हो। अब मैंने इस इक्वेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बताए। ठीक है, अब देखो, अब बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको इस पे सिखाऊंगा। सपोज ये बॉडी है बेटा, हाँ, और इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम दिस पोजिशन ए टू दिस पोजिशन बी, और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, लेट अस सपोज दैट इज 5 मीटर, वो 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा, एंड जो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है ना, लेट अस सपोज दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर आपका क्वेश्चन होगा फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, याद रखना हमेशा जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो ना, तो ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप किस फोर्स की वर्क डन कर रहे हो, किस फोर्स की वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो जब बॉडी डिस्प्लेस होगी ना, तो हर एक फोर्स की आपको अलग अलग वर्क डन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स वर्क डन फोर्स करता है, और ये आप जब वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपने किस फोर्स की वर्क डन कैलकुलेट की है वो मेंशन जरूरी करना है। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालनी है तो हाँ, आप हर एक फोर्स की वर्क डन कैलकुलेट कर लो, फिर टोटल वर्क को ऐड कर लो। या दूसरा मेथड है, आप पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो सारे फोर्सेस का, फिर उस रिजल्टेंट फोर्स का जो है उसकी वर्क डन आप देखो, वो भी मेथड है, उससे भी आपकी टोटल वर्क डन निकलेगी। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो ये मेंशन करो कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये किसकी वर्क डन है, ये कौन से फोर्स की वर्क डन है, ये F1 की है, F2 की है, F3 की है, क्योंकि कभी कभी 2-3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये आपने वर्क डन किस फोर्स की निकाली है। तो यहाँ पे मैंने एक ही फोर्स दिखाया है 10 न्यूटन, तो क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो बेटा सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी फॉर्मूला है, वर्क डन कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला है एफ एस कॉस ऑफ थीटा,
यहाँ पे F का वैल्यू दिया है बेटा 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट दी है 5 मीटर की, और थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 10 5 50 इंटू 1/√2, ये आपका आंसर आ गया। दिस मच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सी कैलकुलेशन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इस पे दिखाता हूं बेटा मैं, फॉर एग्जांपल ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। लेट अस सपोज दिस इज अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपके पास, ये एक ब्लॉक है, दिस इज अ 10 kg ब्लॉक, फाइन, ये 10 kg ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे बेटा यहां से एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F, लेट सपोज दिस इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और ये जो ब्लॉक है ना ये यहां से इस तरह डिस्प्लेस हो रहा है और यहां पहुंच रहा है ये, और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस सपोज दिस इज 4 मीटर, 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहां, एंड हियर लेट अस सपोज दिस एंगल, दिस इज 30 डिग्री, ये जो एंगल यहां पे है बेटा, लेट अस सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो लेट अस टेक दिस एंगल एज 60 डिग्री फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, बिकॉज cos ऑफ 60 इज 1/2। अब बेटा मुझे पहले बताओ, सबसे पहले बताओ मुझे कि इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और एक और चीज दी है यहाँ पे, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर इज गिवन एज 0.2। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज आल्सो गिवन एज 0.2, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, क्योंकि हमने लाजर मोशन पढ़ा है, मुझे बताओ बेटा इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अगर मैं आपको इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बताऊंगा तो मुझे इस पे बताओ कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। एक तो इसका वेट आएगा mg डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा इस डायरेक्शन में एक फोर्स है F, ठीक है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी n, और जब ये आगे मूव होगा, जब ये आगे डिस्प्लेस होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो पीछे की ओर आएगा, दिस इज F। बेटा दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, आराम से देखो, ये फोर्सेस हैं जो इस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। कितने फोर्सेस हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4, सो देयर आर 4 फोर्सेस एक्चुअली विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। और जब ये बॉडी डिस्प्लेस होगी ना फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, आपको वर्क निकालनी है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क, तो इसका मतलब है आपको नॉर्मल रिएक्शन की अलग वर्क निकालनी पड़ेगी, आपको इस F की अलग वर्क निकालनी पड़ेगी, आपको mg की अलग वर्क निकालनी पड़ेगी, आपको फ्रिक्शन की अलग वर्क निकालनी पड़ेगी। और जब आपने टोटल वर्क निकाली है ना बेटा, फिर आप सब सारे वर्क्स जो भी आपने वैल्यूज निकाले उन सबको ऐड कर लो। तो अगर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड टोटल वर्क, फाइंड टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रही है, टोटल वर्क डन कर लो। टोटल वर्क डन का मतलब है आप पहले सारे फोर्सेस पे देखो कौन कौन से हैं, फिर सारे फोर्सेस की अलग अलग वर्क निकालो, फिर सारे वर्क्स को आप ऐड कर लो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, फिर उस रिजल्टेंट फोर्स की वर्क निकालो, वो भी टोटल वर्क डन होगी। तो इजी मेथड है। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालनी है तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू work done by mg weight plus work done by this F applied force, work done by F, plus then we have normal reaction, work done by normal reaction N, plus then we have work done by kinetic friction, and let us suppose ये जो यहाँ पे दिया है ना, this is coefficient of kinetic friction, मैं लिखूंगा work done by kinetic friction, that is F। अब इस इक्वेशन को आप बेटा, इस इक्वेशन में जो भी वर्क्स हैं इन सब के वैल्यूज निकालो तो आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है बेटा। और मुझे ये बात बताओ कि ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, ये वाले डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन मैंने इसलिए दिखाई ताकि आप जब भी वर्क निकालोगे तो जो एंगल्स इन्वॉल्व होंगे वो आप पता कर सको। ताकि देखो बेटा, जब आप mg के वर्क निकालोगे तो mg और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 90 डिग्री, इसका मतलब mg की वर्क डन 0 आएगी। इसी तरह जब आप नॉर्मल रिएक्शन की वर्क निकालोगे, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एंगल 90 डिग्री आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वर्क डन भी 0 आएगी। F अप्लाइड फोर्स की वर्क निकालोगे तो F और S के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री, इसकी वर्क डन पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। इसी तरह जब आप F के और S के बीच में निकालोगे वर्क डन,
एफ के इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, सो एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। इसका मतलब है एंगल वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है बेटा, तो जरा अलग अलग करके निकाल के दो मुझे। वर्क, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एम जी। फॉर्मूला यही है ना बेटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो एम जी की वर्क निकालनी है तो एफ के बदले आएगा एम जी, एफ के बदले आएगा एम जी। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां 4 मीटर की है तो मल्टीप्लाई कर लो 4 मीटर। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, बताओ बेटा एम जी और डिस्प्लेसमेंट, एम जी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा बेटा, ये सारा जीरो आएगा। चलो ये तो हो गया वर्क डन बाय एम जी, आपने वर्क डन बाय एम जी निकाला। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर प्लस वर्क डन बाय एफ निकालो, अप्लाइड फोर्स ये। तो वर्क डन बाय एफ निकालना है तो पहले एफ का वैल्यू आएगा वो कितना है बेटा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन, शाबाश। उसके बाद बेटा यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4 मीटर, तो 4 मीटर, शाबाश। उसके बाद बेटा एंगल कितना है एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 आएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। प्लस हो गया बेटा वर्क डन बाय एफ। उसके बाद वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, शाबाश, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स कौन आएगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन, तो पहले आएगा एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका फोर्स है। फिर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर की, पर उसके बाद बेटा नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा। ठीक है, हो गया बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो, इसके तो फोर्स फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां है 4 न्यूटन की, 4 मीटर की, और एंगल कितना है बेटा फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री आप लिखोगे। ठीक है बेटा, अब आप बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट। तो ये आपकी चारों फोर्सेस की अलग अलग वर्क आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया है, तो यहाँ पे लिखता हूं बेटा मैं। अब देखो बेटा, ये वर्क 0 आएगी क्योंकि cos 90 है, ये वर्क भी 0 आएगी, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, तो पहली टर्म आएगी 0 प्लस, इसको कैलकुलेट कर लो, cos 60 इज 1/2, 5 4 जा 20 इंटू 1/2 हो गया 10 प्लस 10 प्लस ये टर्म भी 0 आएगी 0 प्लस, जरा इसका वैल्यू निकालो। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर होता है बेटा, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। उसके बाद 4 cos 180 हो गया -1, सो ये बनेगा 4 इंटू -1। ठीक है, सो बेटा ये 0 प्लस 10 प्लस 0 इज 10, ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस, म्यू के का वैल्यू है 0.2। ठीक है बेटा, इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी, एम जी, एम जी इंटू 4। ठीक है बेटा, तो शाबाश, जरा इसका वैल्यू निकालो। फिर फाइनल वैल्यू क्या आएगा बेटा, सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 10 माइनस 0.2, बेटा मास दिया हुआ है, इसका मास 10 kg है, 10 kg है, जी भी 10 है, इंटू 4। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 10 माइनस 10 10 से 100, 100 इंटू 0.2 इज 20, 20 इंटू 4 इज 80। सो द फाइनल आंसर इज -70 जूल। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन में कहीं एरर हो सकता है, पर कॉन्सेप्चुअली जो मैंने दिखाया उस पर आप नजर मारो, तो फाइनल वर्क डन जो है वो -70 आ रही है। -70 का मतलब है कि यहाँ पे इस बॉडी की जो है वो ओवरऑल इसकी एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया होगा। ठीक है बेटा, शाबाश। चलो बेटा एक और एग्जाम्पल करते हैं। बेटा ये मान लो ग्राउंड सरफेस है और आपका एक ब्लॉक है, एक बॉल है आपके पास। लेट अस सपोज दिस इज 2 kg, द मास ऑफ दिस बॉल इज 2 kg। ठीक है बेटा, इसको आप वर्टिकली थ्रो करते हो अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यू नो कि ये बॉडी जो है ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, मान लो यहां तक ये गई, फाइनली इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी 0। बेटा आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब है फाइंड वर्क डन बाय mg। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? आपके पास एक बॉल है, ये बॉल एक है आपके पास, 2 kg की बॉल है, आपने इसको अपवर्ड थ्रो किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी आपको वर्क कैलकुलेट करनी है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पर वर्क डन कैलकुलेट करनी है बाय विच फोर्स? बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहां पे दिया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से वर्क, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वर्क डन कैलकुलेट करो। ठीक है बेटा, शाबाश। इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बेटा बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही है। अब एफ, यहाँ पे फोर्स कौन आएगा बेटा? ग्रेविटी, ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे एफ आएगा बेटा एम जी। ठीक है। एस, एस इज बेसिकली द हाइट, यहां से यहां तक की कितनी हाइट कवर करेगा उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो एस इज बेसिकली द हाइट। कॉस ऑफ थीटा, बताओ बेटा थीटा कितना आ रहा है? अब यहां देखेंगे बेटा हाइट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, पर इसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना वो डाउनवर्ड है। सो एम जी इज डाउनवर्ड बट एच इज अपवर्ड, तो इसका मतलब है एम जी और एच के बीच में जो एंगल है ना वो 180 डिग्री आएगा, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, शाबाश। सो एम दिया है, एम का वैल्यू है 2 kg एंड जी इज 10। चलो इसका वैल्यू निकला। अब हाइट कैसे निकालेंगे बेटा? काइनेमेटिक्स में आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है ना, व्हेन यू थ्रो वर्टिकली अपवर्ड बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, जो h का वैल्यू होता है बेटा वो u स्क्वायर बाई 2g होता है, आई गेस ये वैल्यू होता है बेटा इसका। हाइट आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ी है, और cos 180 का वैल्यू है -1। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो, 2 10 20, या ये 2 और ये 2 गया, ये 10 और ये 10 भी गया, ये 10 है, जी भी 10 है, u स्क्वायर इज 10, सो 10 स्क्वायर आएगा और आएगा -1, सो ये -100 जूल। इसका मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 100 जूल। बेसिक प्रॉब्लम है बेटा ये। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी पे बेटा। लेट अस मेक अ पुली, ये एक पुली है बेटा, ये एक मास है, यहां से 2 kg का मास है, और एक और मास है यहां से, लेट अस सपोज ये 5 kg का मास है। अंडरस्टैंड कर लो बेटा, ये बेसिक प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, कि एक पुल्ली आपने बनाई हुई है, स्ट्रिंग अटैच है यहां से लाइक दिस। सो वी हैव एक्चुअली 2 ब्लॉक्स, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है बेटा, शाबाश। मान लो अभी लेट अस सपोज द सिस्टम इज एट रेस्ट, द सिस्टम इज एट रेस्ट। जब आप इसको रिलीज करोगे, मान लो अभी आपने इस 5 kg को पकड़ा हुआ है, तो सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में। जब आप इस 5 kg को छोड़ोगे तो ये सिस्टम नीचे आएगा, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स मेंशन करना पड़ेगा, बाय फोर्स ऑफ टेंशन, बाय फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन का मतलब है सिटरिंग, क्योंकि टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन कौन एग्जर्ट करता है? सिटरिंग। सो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय सिटरिंग, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड या ड्यूरिंग फर्स्ट 2 seconds ऑफ इट इज रिलीज। जब आप इसको छोड़ोगे ना बेटा, तो पहले 2 सेकंड में बताओ ये जो टेंशन है ये कितना वर्क डन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दिस वाज वंस आस्क्ड इन आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस सिस्टम को जब आप छोड़ोगे तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली इस पे भी फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट करेगा, इस पे भी फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट करेगा। तो आपको बेसिकली देखना है कि ये जो टेंशन है ना ये कितना वर्क डन करेगा। 2 kg पे अलग वर्क डन निकालनी है। चलो ये मैं लिखूंगा, फाइंड द वर्क डन ऑन लेट अस सपोज 5 kg। मैं 5 kg पे दिखाता हूं, 2 kg पे आप फिर अकॉर्डिंगली निकालेंगे। फाइंड वर्क डन ऑन 5 kg बाय फोर्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग फर्स्ट 2 seconds ऑफ इट्स रिलीज। इसके लिए बेटा आपको ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ही है, क्योंकि इस पे जो फोर्स ऑफ टेंशन है ना दैट इज अ कांस्टेंट थिंग। आपको टेंशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वर्क डन निकालेंगे ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो 5 kg की जो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा टी, यहाँ पे ऐसे आएगा टी, ये आपने लाजम मोशन में सीखा है। तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, पर ये जो 5 kg है ना बेटा ये नीचे डायरेक्शन में जाएगा, ये एक्सेलरेट नीचे करेगा और ये एक्सेलरेट अपवर्ड करेगा।
दिस इज ऑब्वियस, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो नीचे आएगी, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर आएगी। अब इसकी वर्क डन निकालनी है। लेट अस सपोज कि ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये नीचे आएगा यहां से यहां तक, एंड लेट अस सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज एस। अगर ये नीचे एस आएगा तो ये भी ऊपर एस जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे एफ के बदले आएगा फोर्स ऑफ टेंशन टी, एस इज एस, क्योंकि इस एस का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज कि 2 सेकेंड्स में ये एस नीचे जाता है। अब इसके बाद कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टी एंड एस। तो इस लॉ के लिए टेंशन और एस में कितना एंगल आएगा, एस इज डाउनवर्ड्स क्योंकि ये नीचे जा रहा है, एंड टेंशन इज अपवर्ड्स, तो एंगल इज 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है बेटा, कॉस 180 डिग्री इज -1, तो ये बनेगा माइनस टी इंटू एस। तो बेटा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको टेंशन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, शाबाश। डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो बेटा डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूं इसको। हमने ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है ना, तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। बताओ नेट पुलिंग फोर्स कितना है, इस सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, इसका 5g, इसका मास है ना 5 kg, तो इसका 5g और इसका कितना 2 kg, तो इसका 2g, तो ये 5 kg इस डायरेक्शन में, ये 2 kg इस डायरेक्शन में, पर नेट फोर्स आएगा ना बेटा 5g माइनस 2g। ये लॉज ऑफ मोशन में मैंने सिखाया है, आई होप कि आप वो लेक्चर्स आपने देखे होंगे। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं बेटा, यहाँ पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स पुलिंग फोर्स, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, सो दिस इज ट्राइंग टू मूव दिस पुली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज ट्राइंग टू मूव दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द नेट फोर्स इज इसका वेट माइनस इसका वेट, इसका वेट है 5g, इसका है 2g, तो नेट पुलिंग फोर्स आएगा 5g माइनस 2g डिवाइड टोटल मास कितना आएगा बेटा 5 + 2, so that is 5 + 2, so A will be equal to 5g minus 2g is 3g divided by 5 + 2 is 7, so 3g is 30 divided by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है बेटा, अब जब आपकी एक्सेलरेशन आ गई, इसके बाद निकालो, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था ना, अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट आप काइनेटिक्स की इक्वेशन से निकालो, ut + 1/2 at स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो ये 0 आएगा क्योंकि द सिस्टम वाज इनिशियली हेल्ड रेस्ट में था। तो 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से निकाला है, दैट इज 30/7। ठीक है, t कितने सेकंड्स, पहले 2 सेकंड्स के लिए, तो t का वैल्यू 2 स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से ये s का वैल्यू निकाला ना आपने, ये s का वैल्यू यहाँ पे दो। चलो यहाँ से s का वैल्यू क्या आएगा बेटा, कैलकुलेट कर लो। दिस इज 1 2 और 1 2 गया, दिस इज 30 × 2 is 60, दिस इज 60/7 मीटर, 60/7 मीटर। कैलकुलेशन को बेटा चेक किया कर लो। सो दिस इज 60/7 मीटर। ठीक है, इसके बाद टेंशन निकालो। चलो s का वैल्यू, तो फाइनल वर्क डन इस फॉर्मूला से निकलेगी ts, s का वैल्यू आ गया। अब t का वैल्यू निकालो। तो t के वैल्यू को निकालने के लिए हम बनाएंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, 5 kg की फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन इज अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स इज mg एंड इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से नेट फोर्स mg minus t will be equal to ma। ठीक है, सो m मास है 5, सो 5 10s are 50 minus t, this is 5 and acceleration is 60/9। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था बेटा 30/7, सो दिस इज 30/7। तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहां से t का वैल्यू निकालो, फिर इस t के वैल्यू को इसमें सबस्टिट्यूट कर लो, s का भी वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट कर लो, तो आपकी वर्क डन आ जाएगी। आई होप इसके बाद आप कर पाओगे। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन से t का वैल्यू निकालो, यहां से s का वैल्यू निकाला है, यहां इसमें सबस्टिट्यूट कर लो, वहां पे आपकी वर्क डन आएगी। फाइन, शाबाश। अब देखो बेटा कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं वर्क डन की इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर ऐसे दिया होगा, ये वेक्टर अलजेब्रा में आपने एक्चुअली सीखा होगा, अगर दिया होगा द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय 2i + 3j + k,
and the body is displaced, the displacement of the body is equal to I minus 2j plus 3k. We have to find out the work done. हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डायरेक्ट डाटा दिया है, एक बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू दिया है, उसकी जो है इक्वेशन दी है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, दीज आर आई जे के, दीज आर एक्चुअली पोजीशन वेक्टर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी दी है, आपको वर्क डन निकालनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला यूज कर लो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट आपने वर्क ये अलजबरा में सीखा होगा, वेक्टर अलजबरा में, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा, कोएफिशिएंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आई का कोएफिशिएंट है 2, ठीक है, आई का कोएफिशिएंट है 2 फोर्स का, यहाँ आई का कोएफिशिएंट है 1, सो 2 1s are 2, 2 into 1, फिर प्लस माइनस इज माइनस, जे का कोएफिशिएंट है 3 एंड जे का कोएफिशिएंट है 2, 3 into 2, प्लस प्लस इज प्लस, के का कोएफिशिएंट है 1 और के का कोएफिशिएंट है 3। ये मैं डायरेक्टली इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपने वेक्टर अलजेब्रा में ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 2 1s are 2, 3 2s are 6, 1 1s are, प्लस माइनस का ख्याल रखना है। सो दिस इज 2 minus 3 2s are 6 plus 3, so this is 2 plus 3 is 5 minus 6 is -1 जूल। ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकालो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस दी है तो डायरेक्टली आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, ये ज्यादा मसला नहीं है। अब यहाँ देखो वैल्यू वर्क डन का नेगेटिव आ गया ना, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा बेटा, एक बॉडी यहां पे है एंड दिस गेट इज डिस्प्लेस्ड टू दिस पोजीशन। सपोज इनिशियली जो बॉडी की जो पोजीशन है ना, लेट अस सपोज इनिशियल पोजीशन थी 2, 3, 4, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली। एक बॉडी थी पोजीशन ए पे, फिर ये डिस्प्लेस होगी पोजीशन बी। एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 3 4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं सपोज 2 -1 5, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है ना, उसकी इक्वेशन दी है सपोज 2i - j + k। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फिर से देखो बेटा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये भी आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ी होगी। एक बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट दिए हैं, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू 4 है। फिर ये पहुंचता है b तक और b पे x y z के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको वर्क डन निकालनी है। तो बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो ये इसका पहला पोजीशन वेक्टर था, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो आप पहले फोर्स दिया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होती है बेटा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सो दैट इज r2 minus r1, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपने ये वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ठीक है। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज 2 - 2, 2 - 2 इज 0, पर इसको i लिखना पड़ेगा, ठीक है, शाबाश। -1 - 3, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, -1 - 3 इज -4, पर लिखना पड़ेगा j, because these are y coordinates and you know in vectors x y z are represented by 3 unit vectors I j and k। इसी तरह 5 - 4 is 1, तो इसका आएगा +1 k। ये आपका बेटा निकला s का वैल्यू। अब फोर्स दिया है s निकला आपका, s कैसे निकाला आपने, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो वर्क डन निकालो डायरेक्ट, कैसे, f डॉट s कैसे निकालो, यहाँ पे एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लो इसका और इसका। 2 into 0 is 0, minus is plus, ठीक है। 1 into 4 is 4, plus is plus, 1 into 1 is 1, so the answer is 5 joule, ठीक है बेटा। अब अगर आपको वैल्यू निकालना होगा ना एंगल का, आई होप यू कैन फाइंड आउट। तो बेसिकली f का w इज इक्वल टू f इंटू s इंटू कॉस ऑफ थीटा। आपने वर्क डन का वैल्यू निकाला, अगर कभी क्वेश्चन होगा फाइंड एंगल बिटवीन f एंड s, तो w के बदले आप लिखेंगे 5
एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ विल बी इक्वल टू, एफ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट है 2 तो 2 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट है 1 तो 1 स्क्वायर, ये एक्चुअली -1 स्क्वायर आएगा तो वैल्यू सेम आएगा, फिर के का कोएफिशिएंट है 1 तो यहां से एफ का मैग्नीट्यूड आएगा, तो एस का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ये पढ़े हैं आपने एक वेक्टर अलजेब्रा में। एस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इस एफ का वैल्यू यहां दे दो, एस का वैल्यू इधर दे दो, डब्ल्यू का वैल्यू ये दे दो 5 जूल, तो थीटा निकलेगा। ठीक है बेटा, आई होप यू कैन कैलकुलेट दीज सिंपल एंड बेसिक थिंग्स। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं बेटा इस इक्वेशन का, ये जो कांस्टेंट वाली इक्वेशन है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये जो इक्वेशन है ना बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा, या आप लिख सकते हो इसको W इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर ये फोर्स है बेटा, दिस इज एफ एंड दिस इज एस एंड दिस इज थीटा बिटवीन देम, ठीक है। देखो बेटा एफ एस कॉस ऑफ थीटा, अगर एफ दिया है, एस दिया है, थीटा दिया तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे पहले एफ देखो फिर एस कॉस ऑफ थीटा। एस कॉस ऑफ थीटा का मतलब है इसके आप दो कंपोनेंट निकालो, एक कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में कर लो जिसमें एफ है, अगर ये एस है तो इस डायरेक्शन में बेटा आएगा ना एस कॉस ऑफ थीटा, तो इस डायरेक्शन में बेटा आएगा ना एस साइन ऑफ थीटा। समझ आ रहा है, आप एफ को ऐसे ही रखो जिस डायरेक्शन में एफ है, एस के दो कंपोनेंट निकालो, एक कंपोनेंट एफ की डायरेक्शन में, दूसरा आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब आपको मल्टीप्लाई करना है फोर्स और एस के उस कंपोनेंट को जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उन दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है जिनकी डायरेक्शन सेम है, फोर्स और एस का वो वाला कंपोनेंट जो एस एफ की डायरेक्शन में होगा। सो एस cos of theta is in the direction of f. So when you multiply force and the component of s which is parallel to f, you get work done. So इसका मतलब है f and s parallel. s parallel मतलब ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, वो फोर्स और s का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या ऐसे अगर आपने यहां पे s के कंपोनेंट किए, आप f के भी कंपोनेंट कर सकते हो ऐसे बेटा, अगर ये f है ऐसे और ये s है ऐसे और ये s है ना बेटा, ये एंगल थीटा है, तो जरा f के कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अगर ये f है तो इस डायरेक्शन में मान लो आएगा f cos ऑफ थीटा, तो इस डायरेक्शन में आएगा बेटा f sin ऑफ थीटा। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है f cos ऑफ थीटा एंड s, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वर्क डन आएगी। So this is basically F parallel and S. This is simply multiplication. फोर्स का वो वाला कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट जो पैरेलल है, या डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट और फोर्स जो आपस में पैरेलल है, ठीक है बेटा। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी हम डायरेक्ट आंसर इसी इक्वेशन से निकालते हैं, हम देखते हैं कौन सा फोर्स का, बेसिकली जो फोर्स का वही वाला कंपोनेंट वर्क डन करता है जो डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल होता है, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है ना फोर्स का बेटा, वो वर्क डन नहीं करता, दैट कंपोनेंट डज नॉट डू एनी वर्क बिकॉज दिस कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स, सॉरी दिस कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस केस का। फॉर एग्जांपल ये दिस इज एन इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस है, सपोज यहां से यहां तक 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, एंड यहां से यहां तक है लेट अस सपोज 3 मीटर, हाइट इज 3 मीटर। आपने एक ब्लॉक को यहां पे रखा है और ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। इस ब्लॉक का मास है 10 kg, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। यू कैन फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय एनी अदर फोर्स। तो यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालनी है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। देखो बेटा आप क्या करेंगे, आप एक मेथड ऐसे है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका वेट इस डायरेक्शन में होगा पर ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे, एस
डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया है 5 मीटर, mg का आप वैल्यू निकालोगे, पर यू डोंट नो दिस एंगल, ये एंगल आपको पता नहीं है, और यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल एंड फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो mg इंटू एस इंटू कॉस थीटा एंड यू कैन फाइंड आउट। पर मैंने जो अभी आपको मेथड बताया वो ये है बेटा, आपको अगर वर्क डन निकालनी है ना तो आप उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर लो जो सेम डायरेक्शन में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, ये mg इस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है ना इस डायरेक्शन में, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज योर s। अब एक काम कर लो ना, इस s के दो कंपोनेंट कर लो, ये अगर ये s है तो इस डायरेक्शन में आएगा s cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा s sin थीटा, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर s है, इस s का ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये यहां से यहां तक s है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा ना s cos थीटा, यहां से यहां, अब वो दिया है ना डायरेक्ट 3 मीटर, समझ आया बेटा। देखो फाइनली ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, तो पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, असली जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज s, दैट इज 5 मीटर, बट यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई 5 मीटर टू गेट द आंसर। इफ यू मल्टीप्लाई 5 मीटर देन यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब डायरेक्टली कर सकते हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस कॉस ऑफ थीटा। इसका क्या मतलब है, फोर्स इंटू एस पैरेलल, फोर्स कितना है mg, एस पैरेलल का मतलब है यहां से यहां तक वही डिस्प्लेसमेंट ले लो जो f को पैरेलल होगी, जो mg को पैरेलल होगी, तो mg तो इस डायरेक्शन में है, तो यहां से यहां तक कौन सी डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है mg, दैट इज 3 मीटर, तो इसका मतलब है s पैरेलल आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। सो m इज 10 kg इंटू 10 इंटू 3, सो दैट इज 300 जूल। तो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां फॉल होगा, द वर्क डन बाय mg विल बी 300 जूल, ठीक है बेटा। सो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगले क्लास में सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एंड देन वी विल कम टू दोज वर्क एनर्जी थ्योरम्स, ठीक है बेटा। थैंक यू।